जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ बेमौसम हुई बारिश की वजह से फसल नुकसान का सर्वे अब होना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर गांवों में अब सर्वे किया जा रहा है। बेमौसम बारिश के बाद दलहन और तिलहन फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से हुई नुकसान होने की जानकारी जिले के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हेड कार्यालय में दी गई है, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी खेतों में पहुंच करके सर्वे कर रहे हैं। किसानों से चर्चाएं की जा रही हैं। उनके खेतों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा और इसी के अनुसार बीमा राशि तय की जाएगी। 2 दिन की बेमौसम बारिश की वजह से दलहन और तिलहन फसल नुकसान होने की जानकारी दी गई थी। किसानों ने इस बात की जानकारी दी थी और इसके बाद एक बार फिर बारिश हुई और ऐसे में अन्य ब्लॉकों के किसानों ने भी क्लेम किया। मार्च में हुए बेमौसम बारिश की वजह से सभी ब्लॉकों में दलहन तिलहन फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, इसके लिए राजस्व व कृषि विभाग इंश्योरेंस कंपनी की ओर से सर्वे लगातार जारी है। आरबीसी 6 और 4 के तहत 33% नुकसान होने पर जिला प्रशासन शासन स्तर से प्रभावित किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराती है। वहीं पीएम फसल बीमा कराने वाले पंजीकृत किसानों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत दे दी गई है, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से कोई भी नया कर आपके सिर पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली की नई दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। इस साल किसी भी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली के अधिक मूल्य चुकाने नहीं होंगे। इसी के साथ ही आयोग ने पोहा और मुरमुरा मिल होते हैं, इनको ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली 5% छूट को जारी रखा है। इसी के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी छूट को यथावत रखा गया है। निर्णय में कृषि और इससे जुड़े उपभोक्ताओं के लिए गैर सब्सिडी कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं के लिए भी 20% छूट पहले की तरह जारी रखने का ऐलान किया है। इसी तरह खेतों में लगे पंपों के आसपास निगरानी करने के लिए 100 वाट तक के लाइट और पंखा किसान पहले की तरह ही लगा सकते हैं और इस पर कोई भी मनाही नहीं होगी। प्रदेश के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब 225 से लेकर 260 रुपए अधिक मजदूरी मिलने वाली है और आगामी 1 अप्रैल से नई करें लागू होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने कुशल से लेकर अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की घोषणा कर दी है। आगामी दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। नई दरों के मुताबिक हर महीने श्रमिकों को 225 रुपए से लेकर 260 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। वहीं प्रति दिवस के हिसाब से 8 से 9 रुपए मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई है। अखिल भारतीय मुद्रा व्यय सूचकांक के आधार पर मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। ये दरें 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगी। इसके बाद नई दरों के लिए एक बार फिर से निर्णय लिया जाएगा। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए तकरीबन 8,400 रुपए प्रति माह देय होगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में 1000 अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेंट अगरबत्ती बनाने पर 33 रुपए 51 पैसे देय होगा। सप्ताह भर में होगा 11 मसाहती गांवों के नक्शे का प्रकाशन। फिलहाल कोरबा से खबर, जहां शेष 99 की तैयारी में लगेंगे आगामी 3 माह। 110 मसाहती गांवों के नक्शे के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सप्ताह भर के भीतर 11 गांवों के नक्शे का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नक्शा के लिए रुड़की ने 3 साल पहले रिपोर्ट सौंप दिया था। रिपोर्ट के अनुसार स्थल मिलान के बाद आने वाली त्रुटि को सुधारने हेतु प्रकाशन में देरी हो गई है। शेष 99 गांवों का नक्शा प्रकाशन आगामी 3 माह के भीतर किया जाएगा। रुड़की आईआईटी से गांवों का नक्शा तैयार करने के बाद भी नक्शा प्रकाशन पर विगत 3 साल से ग्रहण लग गया था। समाहती गांवों का नक्शा नहीं होने की वजह से लंबित राजस्व मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसे में नए तहसील का गठन करे जाने के बाद भी मसाहती गांवों के राजस्व मामलों के निराकरण में लगातार देरी को देखते हुए विभाग ने नक्शा प्रकाशन की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। फिलहाल कोरबा जिले से खबर है। आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर खबर, कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाली तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस साल कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं और इन राज्यों में मौजूदा सरकार का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होगा। इसीलिए उनके चुनाव भी इसी साल के अंत में होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव
चुनाव की बात करें तो लगभग 7 से 8 महीने का समय शेष है। इधर साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव में होने वाली सरकारी खर्च का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। रामनवमी से ठीक पहले पूरा जगदलपुर शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती हुई है। 160 सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में हर जगह रामनवमी का जश्न देखने को मिल रहा है और इस उपलक्ष्य पर आज के दिन भव्य रैली आयोजित होगी। हजारों की संख्या में इस रैली में लोग शामिल होंगे। इसके पहले जिला प्रशासन और पुलिस की टीम सख्त रुख अपना रही है। शहर में लगे कुल 160 सीसीटीवी कैमरेज की मदद से शहर की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इधर संजय मार्केट, गोल बाजार समेत मां दंतेश्वरी मंदिर स्थल समेत चांदनी चौक और अन्य जगहों पर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। रामनवमी, महावीर जयंती समेत गुड फ्राइडे और ईद समेत अन्य प्रमुख त्योहारों को देखते हुए शहर में शांति एवं भाईचारे व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बैठक भी आयोजित की गई थी। पूरा शहर 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा कैमरों की निगरानी में है। रायपुर रेल मंडल के मुख्य स्टेशनों पर अब जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी है। इसकी वजह से यात्रियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध होने वाली है। रायपुर रेल मंडल से सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों में यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशनों में जन औषधि केंद्र अर्थात दवा दुकान खोलने की तैयारी रेलवे मंडल ने की है। इस केंद्रों में यात्रियों को ब्रांडेड कंपनियों की सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाने की योजना वर्ष 2017 में बनाई गई थी, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई समेत अंबिकापुर, कोरबा और रायगढ़ और अन्य स्टेशनों में भी इसको खोलने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत खोले जाने वाले जन औषधि केंद्र को अब रेलवे स्टेशन और रेलवे हॉस्पिटलों में भी खोलने भारतीय रेलवे ने एक साथ समन्वय किया है। बारातियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रायपुर से बिलाईगढ़ सभी यात्री लौट रहे थे। बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस और ट्रक अनियंत्रित होकर आमने सामने टकरा गई। सुबह तकरीबन 5 बजे बरपाली में हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 42 लोग घायल हैं। बारातियों से भरी बस रायपुर से बिलाईगढ़ वापस लौट रही थी। और बात करें तो हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इधर मौके पर चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। राहगीरों ने तुरंत डायल 112 को इसकी सूचना दी और घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बिलासपुर में आज के दिन हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। बदलाया जा सकता है मौसम, वर्षा की आहट हो रही है। गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव की आहट है। आज के दिन हल्की वर्षा की संभावना है। ये स्थिति 1 अप्रैल तक बनी रह सकती है। इसके पहले बीते दिन भी तेज गर्मी महसूस हुई है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। अस्पताल में ओपीडी मरीजों की लगातार भीड़ लग रही है। अचानक वर्षा के थमने के चलते कम पड़ने की वजह से अब सिर दर्द, सुस्ती समेत उल्टी, दस्त के और साथ ही साथ चक्कर आने जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और तेज हवा, गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान आज के दिन है। 2 अप्रैल से एक बार फिर से गर्मी अपना असर दिखाएगी। मौसम में होने वाले अचानक बदलाव की वजह से खेती पर भी असर पड़ सकता है। कोरबा रेलवे स्टेशन में आग लग गई और चारों तरफ इसकी वजह से अफरा तफरी निर्मित हो गई। दहशत की वजह से यात्री भाग गए। ऊंची ऊंची इमारतों से पब्लिक टॉयलेट का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन परिसर में बने पब्लिक टॉयलेट में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। आग देख करके वहां लोगों में हड़कंप मच गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी है और कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता और छत्तीसगढ़ सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी। इधर कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि इस योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं और साथ ही उक्त कार्यों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित करने की बात कही है।
सुकमा से खबर, जहां दो समुदायों में विवाद हो गया जिसकी वजह से पुलिस ने इन समूहों पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुकमा जिले में हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच रामनवमी का बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्यवाही की वजह से तकरीबन 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इधर बीते दिन हिंदू संगठन के लोगों ने सुकमा बंद का आह्वान कर दिया, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिला। मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा रहा, सभी दुकानें बंद रहीं। हालांकि दिन भर तनावपूर्ण माहौल के बाद शाम को मामले शांत हो गए। दरअसल बात करें तो सोमवार की रात हिंदू संगठन के कुछ युवा रामनवमी की तैयारी कर रहे थे। वे नेशनल हाईवे में बसे जो वार्ड क्रमांक 2 के पास कुछ बैनर लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि बैनर में रामनगर लिखा हुआ था और जिस इलाके में साज सज्जा की तैयारी हो रही थी वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसी वजह से ये पूरा मामला विवाद का रूप ले लिया। कोरोना वायरस को लेकर अपडेट, प्रदेश में कोरोना के 12 नए केसेस सामने आए हैं। वर्तमान में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 51 पर जा पहुंची है। प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वर्तमान में 51 सक्रिय केस हैं। इनमें रायपुर के 24, दुर्ग के 11 और कांकेर के 3 मामले शामिल हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में छाती रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर पांडा ने कहा है कि कोरोना को लेकर जागरूक रहने की आवश्यकता है। मां काली के दर्शन के लिए भक्त हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। सप्तमी की रात गांव की गलियों में घूम करके मंदिर पर पहुंचती है देवी और इस भव्य नजारे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिलासपुर से खबर, जहां माता काली का कारवा आधी रात के अंधेरे में सन्नाटे के बीच जय जयकार की गूंज के साथ निकलता है। इसे देखने हजारों श्रद्धालु और ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। दशकों से ये परंपरा छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर जिले के तखतपुर में चलती आ रही है। यहाँ पर आप माता काली की भक्ति में लीन भक्तों का काफिला देख सकते हैं। इस अनुपम नजारे को देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब सालों से नवरात्र के दोनों पर्व जैसा कि चैत्र नवरात्र और शारदीय पक्ष के सप्तमी की रात को उमड़ता है। एलिफेंट अलर्ट ऐप को लेकर खबर, क्योंकि अब कभी भी घर के सामने देखो तो कभी खेत के सामने यहाँ पर आपको हाथी घेर लेते हैं। ऐसे में 20 किलोमीटर दूर से ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा अब आपके मोबाइल पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च होने वाला है। ये ऐप जनहानि रोकने के साथ ही जानवरों की सुरक्षा पर काम करेगा। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले वाइल्ड लाइफ रायपुर के अफसर प्रदेश के 3 जिले धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले के अलावा धर्मजयगढ़ व बारनवापारा में इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसके जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इन ऐप्स से जुड़े अलर्ट सभी को मैसेज के तौर पर मिलेंगे। एलिफेंट अलर्ट ऐप के माध्यम से प्रदेश के 15 जिलों के तकरीबन 10,000 लोगों की जोड़ने की प्लानिंग है। इस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री बघेल करेंगे। प्रदेश में भर में इस समय तकरीबन 250 हाथी अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े कोल रिजर्व से सप्लाई अब शुरू हो चुकी है। कोयला निकालने के लिए 125 किलोमीटर का ट्रैक बिछ चुका है। रेलवे के इस मामले में दशकों से अनछुए इलाके में अब रेल पहुंच चुकी है। फिलहाल कोयले की ढुलाई के लिए नया ट्रैक, नए स्टेशन, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज ये सब पहली बार हो रहा है। दर्जन गांवों, कस्बों और शहरों को जोड़ती ये लाइन बिछ चुकी है। खरसिया से लेकर धर्मजयगढ़ तक 74 किलोमीटर की दूरी में ये रेलवे लाइन बिछाई गई है। रेल कॉरिडोर का तकरीबन 80% का हिस्सा काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में सर्वाधिक 64% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी SCCL का ये पूरा काम छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड यानी CERL को दी गई है और साथ ही छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड यानी CEWRL को दी गई है। प्रोजेक्ट का मकसद देश में कोयले की जरूरत को पूरी करना और अंचल के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। बिलासपुर नगर निगम के महापौर ने 10 अरब 24 करोड़ रुपए का अपना बजट पेश किया। महापौर रामशरण यादव ने बुधवार को 2023-24 के लिए 10 अरब 24 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसे सदन में पारित कर दिया गया। इसमें 7 अरब 51 करोड़ रुपए की अनुमानित आय दर्शाई गई। महापौर रामशरण यादव ने बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए बताया कि राज्य प्रवर्तित योजना के तहत ज्ञान स्थली योजना के लिए 1 करोड़, पुष्प वाटिका योजना के लिए 50 लाख, जबकि सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 22 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद ये गाड़ी पलट गई, जिनमें से 2 के हालात गंभीर है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर में एक ट्रक ने खड़ी स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिससे 22 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 के हालात गंभीर हैं। गंभीर घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा राजपुर थाना क्षेत्र का है। बस बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाली थी। इसी वजह से बस अंबिकापुर रामानुजगंज नेशनल हाईवे पर बारियो चौकी के अंतर्गत जांची बैरियर के पास खड़ी हुई थी। बस के अंदर तकरीबन 30 से 35 बच्चे बैठे थे। ट्रक की टक्कर के बाद बस जो है किनारे पलट गई। ढेबर निवास के सामने रात में भी कांग्रेसी डटे रहे। ईडी के छापे के विरोध में इनका प्रदर्शन सुबह से ही जारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन बुधवार को रायपुर महापौर एजाज ढेबर और उनके भाई अनवर ढेबर के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। इस खबर को सुनने के बाद ढेबर समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। सुबह से चल रहे इस धरना प्रदर्शन में रात होते तक विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंच गए। रात में भी एजाज ढेबर के घर के सामने पंडाल लगाकर रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला, चंद्रशेखर शुक्ला समेत कई नेता धरने पर बैठे रहे। ये लोग ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह से ही रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अलग अलग अफसरों, कारोबारियों से 6 से अधिक ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। 2 मुख्यमंत्रियों के बीच अमृतकाल और राहुकाल पर जंग छिड़ी हुई है। शिवराज सिंह ने कहा था कि देश में अमृत और कांग्रेस में राहुकाल। भूपेश बघेल बोले कि एफआईआर हो। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के देश के अमृतकाल और कांग्रेस के राहुकाल बताने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर तो केस बनता है या नहीं बनता है, इस बयान पर एफआईआर होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि लोकतंत्र के 75वें स्थापना दिवस का देश में अमृत काल चल रहा है और आज लोकतंत्र खतरे में है। तमाम एजेंसियों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। विरोधियों को कुचलने के लिए भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। अडानी के बारे में जो कोई भी सवाल पूछे उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उसे घर से निकाला जा रहा है और सजा भी दी जा रही है। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।